तो आओ बेटा, आज हम लोग सीखें पुष्प के नर जननांग के संरचना के बारे में। इसके पहले वाले क्लास में अपने लोगों ने क्या पढ़ा था? इसके पहले वाले क्लास में अपने लोगों ने पढ़ा था कि पुष्प की रचना कैसे होती है। 1 मिनट में आइए जरा देख लें कि पुष्प कैसा होता है, फिर उसके नर जननांग के बारे में जानते हैं। पुष्पवृंत पर क्या लगा होता है? याद आ रहा है? पुष्पासन। पुष्पासन से क्या लगा होता है? बाह्य दल। फिर दल, और दल क्या करता है? बाह्य दल क्या करता है? दल को जकड़े रखता है और इसको पोषण देता है। दल क्या करता है? दल के कारण ही पुष्पों का रंग बिरंगा होता है, चमकीला होता है, चटकीला होता है, जिसके कारण तितली, भंवरे, अन्य कीट इसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो फूल का आकर्षक भाग कौन सा होता है? दल। और यहीं से निकला होता है, क्या निकला होता है? ये है पुंकेसर। ये पुष्प का नर जनन अंग है, पुंकेसर। पुंकेसर के समूह को क्या कहते हैं? पुमंग। और यही बीच से क्या निकला होता है? पुष्प का मादा जननांग, जिसको हम बोलते हैं जायांग या स्त्री केसर। तो ये हो गया स्त्री केसर, ये हो गया पुंकेसर। पुंकेसर के समूह को पुमंग बोलते हैं। जायांग या स्त्री केसर ये हो गया। ये जो पंखुड़ियां है दल, और जो इसको चारों ओर से पकड़े हुए हैं बाह्य दल। तो ये रहा पुष्प। याद आया कुछ? आज अपने लोग क्या पढ़ेंगे? आज अपने लोग पढ़ेंगे पुष्प का नर जननांग। तो नर जननांग कौन सा होता है? पुंकेसर या पुमंग। उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसके अंदर क्या होता है। इतना तो हम लोग जानते ही हैं कि पुष्प हमारी जिंदगी में खुशियां देता है ना। पुष्प की जरूरत किसको है? पुष्प की जरूरत ज्ञान को है। जिसे ज्ञान है, जिसके पास बुद्धि है, उसी को तो पुष्प की जरूरत है। अब आप लोग जरा बताओ कि जानवर को फूल की क्या जरूरत है? अब किसी सुअर को अगर फूल के बगीचे में लेकर जाओगे तो सुअर क्या करेगा? फूल को नीचे से खोदना शुरू कर देगा। उसके लिए फूल का कोई मतलब नहीं है। सही बात है ना? और अगर उसी फूल के बगीचे में एक साधारण इंसान जाएगा तो उस बगिया का बखान करेगा, एंजॉय लेगा। उसी फूल के बगीचे में अगर कोई प्रेमी जाएगा तो क्या करेगा? एक खूबसूरत फूल तोड़ेगा, अपनी प्रेमिका को गिफ्ट देगा। उसी फूल के बगीचे में अगर कोई भक्त पुरुष पहुंच गया तो पुष्प को तोड़ेगा और ले जाकर के अपने आराध्य के चरणों में अर्पित करेगा। उसी फूल को अगर कोई अध्यात्मवादी पा गया तो न तोड़ेगा न छुएगा, फूल को देखेगा, निहारेगा, आश्चर्यचकित ढंग से निहार करके कौन सा गीत गुनगुनाएगा कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। फूल बनाने वाला कितना सुंदर होगा, क्योंकि उसके द्वारा बनाया गया फूल इतना सुंदर है। लेकिन भैया, अगर वही फूल कोई वैज्ञानिक पा गया तो क्या करेगा? तुरंत ऑपरेशन करेगा। वो सोचेगा फूल की खूबसूरती आ कहां से रही है, फूल की खुशबू आ कहां से रही है। वो काटेगा, उसको ऑपरेट करेगा, बाह्य दल काटेगा, दल को काटेगा, पुमंग को काटेगा और जायांग को काटेगा, अंदर तक जाएगा। विज्ञान क्या कहता है? आओ करके देखें, आओ करके सीखें। तो अपने लोग पुष्प की रचना किस दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से अंदर तक जाना पड़ेगा अपने लोगों को। और फूल इस समय तो फूल का व्यवसाय खूब जो है, फूल फल रहा है। फूल की खेती को क्या बोलते हैं? फूल की खेती को बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। फूल की खेती फ्लोरिकल्चर। फूल की खेती फ्लोरिकल्चर। फूल का अध्ययन कराने वाली विज्ञान की शाखा एंथोलॉजी। फूल का अध्ययन कराने वाली विज्ञान की शाखा एंथोलॉजी। इसको जबान पर रखिएगा। फ्लोरिकल्चर फूल की खेती और एंथोलॉजी फूल का अध्ययन कराने वाली विज्ञान की शाखा। यह रहा पुष्प का मोटे तौर पर एक चित्र। आज अपने लोगों को सीखना है
पुष्प के अंदर जो ये नर जननांग पाया जाता है, अर्थात जो पुंकेसर पाया जाता है, वो कैसा होता है। आइए जरा देखें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। देखिए पुंकेसर के कितने हिस्से मुख्य रूप से बेटा पुंकेसर के दो हिस्से। एक तो होता है उसका एंथर या पराग कोश। कौन होता है? पराग कोश, या इसी को हम बोलते हैं एंथर। और दूसरा हिस्सा क्या होता है? दूसरा हिस्सा होता है पुतंतु। क्या होता है? पुतंतु या फिलामेंट। पुतंतु या फिलामेंट। तो फिलामेंट जिससे जुड़ा होता है पुष्पासन से, और परागकोश ऊपर वाला हिस्सा। यही आप ध्यान रखिएगा एक बात कि अगर ये जो परागकोश है ये एक ही खंड का बना है, जैसे बताइए ये जो परागकोश है इसमें क्या दिख रहा है? केवल एक खंड दिख रहा है, एक लोब दिख रहा है, एक पॉली दिख रही है। तो जब परागकोश अकेली पॉली का बना हो, एक लोब का बना हो, तो बेटा इसको हम बोलते हैं मोनोथिकस। क्या बोलते हैं? मोनोथिकस। अगर पॉली एक है, अगर परागकोश एक ही खंड का बना है, एक ही पॉली का बना है, तो नाम क्या पड़ेगा? मोनोथिकस। क्या पड़ेगा? मोनोथिकस या एक कोष्ठीय। एक कोष्ठीय। अगर एक ही खंड का, एक ही पॉली का बना है, तो इसको क्या बोलोगे? एक कोष्ठीय। ठीक है। अब एक कोष्ठीय फूल का उदाहरण कौन सा हो सकता है? गुड़हल। याद रखिएगा, गुड़हल के पुंकेसर में कितने लोब होते हैं? एक लोब। तो एक लोब का प्यारा उदाहरण गुड़हल, क्योंकि इसका परागकोश केवल एक ही पॉली का बना होता है, एक लोब। अगर एक लोब का है तो मोनोथिकस या एक कोष्ठीय, और इसका उदाहरण क्या होगा? गुड़हल। इतनी बात आप समझ गए। इसी परिस्थिति को थोड़ा पलट दे। अब देखें आप, जरा देखें कि अगर इसी में जो परागकोश है, अगर इसी में दो लोब हो जाए, दो लोब मतलब ये दो पालियों में बढ़ जाए, कुछ यूं। तो अगर ये दो पालियों में बढ़ जाएगा तो बताइए कितने लोब हो गए? एक और दो, एक लोब और दो लोब। तो अगर दो लोब किसी पुंकेसर में है तो बेटा ये कहलाएगा डाइथिकस। क्या कहलाएगा? डाइथिकस या द्विकोष्ठीय। अगर एक लोब है तो एक कोष्ठीय, दो लोब में अगर बढ़ गया है तो द्विकोष्ठीय या डाइथिकस। और इसका सबसे प्यारा उदाहरण है सरसों। तो बताइए सरसों में कैसा पुंकेसर पाया जाएगा? डाइथिकस। गुड़हल में मोनोथिकस, सरसों में डाइथिकस, गुड़हल में मोनोथिकस, सरसों में द्विकोष्ठीय, गुड़हल में एक कोष्ठीय। अब यही आप ध्यान रखें, ये एक लोब और दो लोब, इनको जो जोड़ रहा है, एक बीच में जोड़ भी तो रहा है ना, दोनों लोब को जोड़ने वाली जो रचना होती है बेटा, इसको हम बोलते हैं योज। ये किसका बना होता है? योज ऊतक का। किसका बना होता है? योज ऊतक का या कनेक्टिव टिश्यू का। ध्यान रखिएगा, दोनों लोब को जोड़ने वाली रचना योज। और किसका बना होता है ये? योज ऊतक का या कनेक्टिव टिश्यू का। तो अब बताइए, अगर परागकोश द्विकोष्ठीय है जिसके कितने अंग हो गए? तो फिर इसके तीन अंग हो गए, पुतंतु, योज और पराग, और दो लोग हो गए
तो ये दो, ये मतलब इसका पराग एंथर और योज और पुतंग 3 हिस्से हो गए। और अगर डाइथिकस है तो, और मोनोथिकस होगा तो क्या गायब रहेगा? मोनोथिकस रहेगा तो ये जो योज है मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू है ये गायब रहेगा। और यही एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर मोनोथिकस है ना तो उसकी रचना कुछ यूं होती है, मशरूम की तरह। ये अगर इस तरह की रचना इस तरह की रचना है तो समझ लीजिएगा ये कैसा परागकोश है, मोनोथिकस। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ मशरूम की तरह होती है, एक कोष्ठीय की, और इसकी रचना बीच में ये डिवाइड रहता है। इतनी बात समझ गए? तो मेनली परागकोश कितने किस्म के हो गए? 2। अगर एक लोब है तो एक कोष्ठीय, 2 लोब है तो द्विकोष्ठीय, 1 लोब है तो मोनोथिकस, 2 लोब है तो डाइथिकस। इतनी बात आप समझ गए? चलिए अब आइए हम लोग देखें कि ये जो परागकोश है इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि वैज्ञानिक कहां तक जाएगा? एकदम तह तक जाएगा, तभी तो वो सिद्ध करेगा, सिद्धांत में बदलेगी उसकी बात। तो आइए देखें हम लोग कि ये मान लीजिए ये है परागकोश, ये है उसका पुतंग और ये है उसका परागकोश और ये है 2 पाली वाला। अब 2 पाली वाले परागकोश को अगर हम काट दें बीचों बीच से, भिंडी वाली काट, और इसको वैज्ञानिक भाषा में क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट। किसी को भिंडी वाली काट, जैसे भिंडी की सब्जी हम काटते हैं तो किस काट में काटते हैं? अनुप्रस्थ काट में। और सेब जब काटते हैं तो किस काट में काटते हैं? अनुलंब। लंबा लंबा काटेंगे तो अनुलंब, और ऐसे काट देंगे तो क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ। तो परागकोश को किसको काट में काटे हम लोग? अगर हम लोग परागकोश को अनुप्रस्थ काट में काटे, भिंडी वाली काट में, तो क्या होता है बेटा? इसको काट करके हम अलग कर दें, ये ऊपर वाला हिस्सा मान लो अलग हो गया। तो जब इसको हम काट देते हैं तो इसमें कुछ इस तरह से कट जाएगा। जब कट जाएगा ये इस तरह से तो इसमें हमको एक लोब में, अब ये एक लोब हो गया तो एक लोब में हमें 4 छिद्र दिखाई, एक लोब में 2 छिद्र दिखाई पड़ते हैं और पूरे परागकोश में 4 छिद्र दिखाई पड़ते हैं। 1 2 3 4, एक लोब में 2 और दोनों लोब में 4। और ये क्या है? ये है ये क्या कहलाते हैं? यही कहलाते हैं बेटा पॉलन सैक। क्या कहलाते हैं? पॉलन सैक्स। और इसी को हम बोलते हैं एंथर सैक, या इसी को बोल दो एंथर सैक्स। इसी को आप बोल सकते हो माइक्रो स्पोरेंजियम। सब एक ही नाम है। अब हिंदी में आ जाइए, इसी को बोलेंगे पराग धानी, इसी को बोलेंगे लघु बीजाणु धानी। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि एक परागकोश में कितनी लघु बीजाणु धानी पाई जाती है, एक परागकोश में कितनी लघु बीजाणु धानी पाई जाती है, तो 4। एक परागकोश में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं, 4। एक परागकोश में कितने पॉलन सैक पाए जाते हैं, 4। एक परागकोश में कितने एंथर सैक्स पाए जाते हैं, 4। एक लोब में कितनी परागधानी पाई जाएगी, 2। ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है परीक्षा में कि एक परागकोश में, द्विपाली वाले परागकोश में कुल कितने लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, तो 4, और एक लोब में 2। अब आप ध्यान रखें कि ये जो परागधानी है इसमें क्या भरा है? परागधानी या लघु बीजाणुधानी में क्या भरा रहता है?
बेटा इसी में भरा रहता है परागकण। क्या भरा रहता है? परागकण या पॉलन ग्रेन। तो चाहे आप परागकण कह लीजिए और चाहे पॉलन ग्रेन कह लीजिए। तो पॉलन ग्रेन किसमें भरा रहता है? परागधानी में या लघु बीजाणुधानी में या पॉलन सैक में या एंथर सैक में या माइक्रोस्पोरेंजियम में। और इसी पॉलन ग्रेन को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर। या इसी को हम बोलते हैं लघु बीजाणु। तो नाम देखकर घबराना नहीं है, सबके नाम एक ही हैं। ये क्या है? लघु। तो चाहे आप लघु बीजाणु बोलिए, चाहे आप पॉलन ग्रेन बोलिए, चाहे आप परागकण बोलिए, चाहे आप माइक्रोस्पोर बोलिए। अब आपसे पूछा जाएगा कि लघु बीजाणु कहाँ होते हैं? तो लघु बीजाणु धानी में होते हैं। परागकण कहाँ होते हैं? परागकण परागधानी में होते हैं। माइक्रोस्पोर कहाँ होते हैं? माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजियम में होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, नाम सबके एक ही चीज के कई कई नाम दिए जा रहे हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो अब ये हो गया एक परागकोश को काटने पर कैसा दिखता है। तो एक परागकोश में कितने एंथर्स है? कितने जो है परागधानियां? 4। और एक लोब में 2। और ये क्या है? ये है पुतंतु। इसमें तो आपको कोई शंका है ही नहीं, ये है पुतंतु। इतनी बात बेटा समझ गए? तो इतना दिखता है, लेकिन इसके अंदर और अगर हम लोग चले, क्योंकि विज्ञान तो तह तक जाएगा ना, वो देखेगा कि खुशबू कहां से आ रही है ना। तो आइए इसको हम और अंदर में चले लेकर के। जब अंदर और हम पहुंचेंगे, किसके अंदर में? जब हम पहुंचेंगे परागकोश के और अंदर में, तो जरा देखें, ये 1 सैक, 2 सैक, 3 सैक, 4 सैक, ये 4 सैक हो गए। इसमें भरा क्या रहेगा? इसमें याद करें, अभी अपने लोगों ने क्या पढ़ा? इसमें भरा रहेगा पराग, ये हो गया पराग कण या पॉलन ग्रेन, ठीक है, या लघु बीजाणु, लघु बीजाणु या माइक्रो स्पोर। क्या भरा है? माइक्रो स्पोर्स। चलिए ठीक है। अब यही आप ध्यान रखें कि इसके चारों ओर पराग माइक्रोस्पोर जिसमें भरा है, इसके चारों ओर ये जो है एक लेयर बनी होती है। और अंदर में देखेंगे तब ये पता चलेगा। अब ये लेयर किसकी है? ये लेयर है बेटा, एक अस्तर है जिसको हम बोलते हैं सबसे अंदर वाला अस्तर, जो है जो पराग लघु बीजाणु धानी को घेरे हुए है। परागधानी है ये वाली, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे परागधानी, ठीक है, या पॉलन सैक। अब पॉलन सैक में क्या भरा है? परागधानी में परागकण भरा है। परागधानी के चारों ओर एक लेयर है। इस लेयर को बेटा हम क्या बोलेंगे? इस लेयर को हम बोलेंगे टैपीटम। याद रखिएगा ये नाम, टैपीटम, टैपीटम। याद रखिएगा इस नाम को, ये बहुत पूछा जाता है कि टैपीटम कहां पाया जाता है। तो टैपीटम परागधानी के ऊपर का अस्तर है। इसका काम क्या है? ये परागकणों को पोषण देता है। जब परागकण विकसित होते हैं तो उनको पोषण कौन प्रदान करेगा? टैपीटम। ये क्वेश्चन बहुत ही आता है कि टैपीटम कहां होता है, इसका क्या कार्य है। तो टैपीटम कहां पाया जाता है? लघु बीजाणु धानी के
ऊपर का एकदम अंदर का स्तर है और इसका काम क्या है? इसका काम है कि पराग कणों को पोषित करना, पराग कणों को न्यूट्रिशन देना, पराग कणों को पोषण देना। ये बात याद रखिएगा। इसके ऊपर, अब सबके ऊपर ऐसे ऐसे आप बना ले। अब ये क्या हो गया? ये हो गया टैपिटम। क्या हो गया? टैपिटम। और इसके ऊपर एक लेयर और बनती है, इसके ऊपर एक लेयर और बनती है। तो बेटा इस लेयर को हम बोलते हैं मिडिल लेयर। ये पूरी तरह से इसको घेरे रखता है। ये है मिडिल लेयर। मेरे साथ साथ आप बनाएंगे तो आराम से आप बना सकेंगे। ये पूरी तरह से जो घेर कर रखता है ये क्या कहलाएगा बेटा? ये है मिडिल लेयर। ये है मिडिल लेयर या मध्य स्तर। ये हो गया मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के ऊपर एक स्तर और पाया जाता है। इस स्तर को बेटा हम बोलते हैं एंडोथीसियम। क्या बोलते हैं? एंडोथीसियम। ये क्या है? एंडोथीसियम। क्या है? एंडोथीसियम। और सबसे ऊपर की लेयर, जो पराग कोश की सबसे ऊपर की लेयर है बेटा, ये क्या कहलाएगी? ये बनी होती है एंडोडर्मिस की। इसको क्या बोलेंगे? एंडोडर्मिस। क्या बोलेंगे इसको? एपिडर्मिस। ये जो मिडिल लेयर के जो ऊपर है ये है एंडोथीसियम, और सबसे ऊपर जो होती है बेटा वो है एपिडर्मिस। क्या बोली जाएगी? एपिडर्मिस। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, सबसे ऊपर की लेयर एपिडर्मिस, उसके नीचे की लेयर एंडोथीसियम, उसके नीचे की लेयर मिडिल लेयर, और सबसे अंदर की लेयर टैपिटम। टैपिटम सबसे अंदर की लेयर है और टैपिटम पराग कणों को पोषण देती है। ये बात ध्यान रखिएगा। और यही जो है क्या लगा रहता है? यही लगा रहता है योज या कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। इतनी बात आप समझ गए। अगर पराग कोश को और अंदर से देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। कितने लेयर में बंद रहेगी परागधानी? 4 लेयर में बंद रहेगी। सबसे ऊपर एपिडर्मिस, उसके नीचे एंडोथीसियम, उसके नीचे मिडिल लेयर, उसके नीचे टैपिटम। टैपिटम पोषण, टैपिटम पोषण। किसको पोषण? पराग कणों को पोषण। तो ये रहा बेटा इसके अंदर का स्ट्रक्चर। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि पुष्प का नर जननांग। पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है? पुंकेसर। पुंकेसर के कितने हिस्से? 2 हिस्से। पहला उसका पुतंग और दूसरा उसका पराग कोश, जिसमें पराग कण ये भरे रहते हैं। और कितनी पालियों में बटा होता है सरसों आदि में? 2 पालियों में। तो 2 पाली में कुल कितने पॉलन सैक पाए जाते हैं? कितनी परागधानियां पाई जाती हैं? कितनी लघुबीजाणुधानियां पाई जाती हैं? 4। तो और ये कैसे अंदर से दिखता है इसको हमने देख लिया। अब ये किसकी संरचना है? ये है बेटा पराग कोश की संरचना। अंदर से दिखने पर पराग कोश ऐसे ही दिखेगा। तो आज अपने लोगों ने क्या सीखा कि पुष्प के नर जननांग के अंदर की संरचना।
इसके बाद हम लोग अगले क्लास में सीख लेंगे और भी कि कौन कौन से पुष्प के भाग होते हैं। ठीक है बेटा।